हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान में अध्याय 2 मानव नेत्र के बिंदु 6 से 11 तक की परिभाषा को जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र, उसके ट्रिक तथा उसके 5 बिंदुओं की परिभाषा को जाना था। जो भी विद्यार्थी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और एंड में भी आपको वह वीडियो मिल सकती है। इस वीडियो के अंत में भी वह वीडियो आपकी लगी रहेगी, आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें आपको ट्रिक भी बताएगा। उस ट्रिक के माध्यम से इन 11 परिभाषाओं, जो 11 बिंदुएं हैं, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। वह ट्रिक शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी और उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से 11 जो बिंदु है उनको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है द्वारिका आपने जाके रे पी। ये समझिए कि राधिका जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि अगर आप द्वारिका चले जाते हैं तो पुनः वापस कब आएंगे। तो उसमें द्वारिका यानी द से दृढ़ पटल, र से रक्तक पटल, का से कार्निया, द्वारिका आप उन्हें, अ से आयरिस, पू से पुतली, ने से नेत्रलेंस, या उसके बाद से आपका द्वारिका आपने जाके जलीय द्रव, क से काचा द्रव, जाके द्वारिका आपने जाके रे से आपका रेटिना, द्वारिका आपने जाके रे पी से पीत बिंदु और अ से अंध बिंदु है। इस तरह से हम 11 परिभाषाओं को उस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है। तो आइए आज हम जानेंगे नेत्र लेंस के विषय में। नेत्र लेंस है क्या? आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना हुआ द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यानी उत्तकों का, यानी समझिए मांस का बना हुआ एक द्वि उत्तल है जिसका दोनों सिरा उत्तल होता है। जब लेंस में आप लोगों ने देखा कि लेंस के वीडियो में कि मतलब लेंस आपके उत्तल भी होते हैं, द्वि उत्तल भी होती है, अवतलोत्तल भी होते हैं, तो इसका दोनों जो सिरा होता है वह उत्तल होता है, इसलिए हम इसे द्वि उत्तल लेंस भी कह सकते, आप उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। ये देखिए नोट में महत्वपूर्ण बिंदु को नोट किया गया है कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के पिछले भाग की, जो नेत्र लेंस है उसके पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ये ध्यान रखिएगा कि नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कैसी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक आप लेंस में पढ़े होंगे, कितना वह अपवर्तन कर सकता है, कितना परिवर्तित हो सकता है, प्रकाश किरणों को कितना परिवर्तित कर सकता है। अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्य अपवर्तनांक, यानी उस लेंस का माध्य अपवर्तनांक आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 1.44 होता है। इस परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका माध्य अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। देखिए नेत्र लेंस जो है अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका होता है। जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, उन सिलियरी मांसपेशियों के बीच में यह लेंस टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बहुत दूर अधिक वस्तु है उसे भी हम आसानी से देख सकते हैं। यदि आपके पास बहुत आ जाती है तो उस परिस्थिति में भी आप क्या करते हैं, उसे आसानी से देख लेते हैं। ये जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, यह जो उसके बीच में टिका हुआ जो लेंस है, इसके लेंस के वक्रता त्रिज्या को कम और ज़्यादा आसानी से कर सकती हैं। कभी कभी आप देखते हैं मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या एकटक किसी चीज को देखते रहते हैं, तो उस परिस्थिति में देखते हैं कि आपकी आंखें दर्द करने लगती है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां उसी पे एकदम टिकी हुई रहती है। उनको एक्सरसाइज किसी तरह का नहीं मिल पाता है, न थोड़े दूर न थोड़े पास, किसी तरह का उन्हें आने जाने का नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें दर्द करने लगती है। यहाँ करा कि जिससे लेंस की
फोकस दूरी बदली जाती है और लेंस द्वारा दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ये भी बता रहा है कि दूर या पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार हम दूर एवं पास वाली वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यानी सिलेरी मांसपेशियों का बहुत बड़ा कमाल है कि जिससे हम क्या करते हैं कि दूर या पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। जब वृद्धावस्था धीरे धीरे आपकी अवस्था ढलती जाती है तो ये सिलेरी मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं वह शिथिल होती जाती है, जिसकी वजह से दूर और पास की वस्तुओं को देखने में हमें ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। और ये जो लेंस है, लेंस के उत्तक भी आपके काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिन्हें वो आसानी से दबा भी नहीं पाती है। इसका 7वां बिंदु है जलीय द्रव व नेत्रोध। अब देखिए, कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं। नेत्रोध पूछते हैं तो कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। शायद आप लोगों में से सभी लोग आंसू का स्वाद ले भी चुके होंगे, क्योंकि आंसू का स्वाद भी नमकीन ही होता है और यह नमकीन जो पदार्थ है वह जलीय द्रव है जो कार्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है। जब आप रोते हैं, कष्ट होती है, तकलीफ होती है, तो जब वो आंसू गिरते हैं, यदि आपकी जुबान तक पहुंचते हैं और जब आपकी जुबान उसका स्वाद लेती है तो आपको नमकीन ही एहसास होता है। तो वह जलीय द्रव ही होता है जो हमें नमकीन सा प्रतीत होता है तथा इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का अगर अपवर्तनांक पूछता है तो उसका अपवर्तनांक 1.44 है, जबकि जो जलीय द्रव है उस जलीय द्रव का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। 8वां बिंदु है काचाव कक्ष अथवा काचाव द्रव। देखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाव कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, और उसमें था कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाव कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं जैसे चावल होता है। चावल जब एकदम लास्ट स्टेज में बनने के समय होता है तो एक माड़ के रूप का, पानी का रूप वो गाढ़ा जब बन जाता है तो समझ जाइएगा कि वैसे ही गाढ़ा यह आपका क्या होता है, काचाव द्रव होता है, जिससे होकर प्रकाश किरणें गुजरती। या आप सीरा भी ले सकते हैं, बहुत काफ़ी डार्क सीरा हो तो उस तरह की चीज़ें भी आप समझिएगा कि वह काचाव द्रव का जो रूप है। मतलब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इसका 9वां बिंदु है रेटिना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे ही हम दृष्टि पटल भी कहते हैं और मनुष्य के नेत्र में रेटिना का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। सारी चीज़ अगर ठीक है, अगर यही डैमेज है तो उस पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे ही रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। जो भी प्रतिबिंब, जिस भी चीज को देखते हैं वह प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। यह रेटिना के विषय में ही है कि यह प्रकाश सुग्राही होता है, यानी प्रकाश को आसानी से अवशोषित कर सकता है और इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का एक जाल फैला रहता है। यानी तंत्रिकाएं, चित्र में आप देख लीजिए, चित्र भी उसमें मैंने डाला है, एकदम सिराएं निकली होती हैं और जो सिराएं होती हैं वह दृष्टि तंत्रिकाएं वह संदेश भी मस्तिष्क को पहुंचाते हैं कि कोई भी चीज़, अगर आपका प्रतिबिंब देखते हैं, आप अगर रास्ते में चल रहे हैं, आपको सांप दिखाई दे दिया, आपके कदम अचानक कैसे रुक जाते हैं, क्योंकि ये आपके जब नेत्र उस सर्प को देखता है तो दृष्टि तंत्रिकाएं होती सीधे मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती कि हाँ, आपके आगे सर्प है। और इतनी तेज प्रक्रिया होती है, तुरंत ही वह जो मस्तिष्क है आपको संदेश देता है, हाँ ये आपके लिए खतरनाक है, आप उससे पीछे हटिए। देखिए, दृष्टि जो तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान
मस्तिष्क को जाता है कि किस रंग का है, किस रूप का है, किस आकार का है। ये सारी चीज़ें जो संदेश देने का कार्य करती है, वह हमारे उस पे जो लगी हुई रेटिना से निकले हुए नीचे के जो भाग हैं, उसी पे आपकी दृष्टि तंत्रिकाएँ जो होती हैं, वह तंत्रिकाएँ आसानी से संदेश भी पहुँचा देती हैं। यहाँ नोट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया गया, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कि रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। पहला है, जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, उसे दंडाकार सेल कहते हैं। देखिए प्रकाश के जो तीव्रता का आभास कराती हैं, यही कारण है कि आप मुर्गा या मुर्गी को देखे होंगे कि सुबह ही जब भी हल्की सी रोशनी आती है, प्रकाश आती है, तभी वह बाक देने लगता है, हाँकने लगता है, यानी चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर इस दंडाकार सेल की कमी की थोड़ी सी प्रकाश आती है, उसे अफनाहट सी होने लगती है और तत्काल वह मतलब ये एहसास होता है कि अब उजाला है, थोड़ी सी मतलब आने वाली है। यानी दंडकार सेलों की इस कमी के कारण ही वह सुबेरा होते ही वह बाग देने लगता है, वह मुर्गा। और जो सेलें मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं, उसे शंक्वाकार सेल कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर शंक्वाकार सेलों की कमी हो जाती है, वह लाल रंग को विशेष करके नहीं पहचान पाता है। यानी 4 प्रमुख रंगों को लाल, हरा, नीला, पीला में विशेष करके लाल रंग को पहचानने में उसको सबसे अधिक परेशानी होती है। यदि किसी के अंदर इस तरह के दोष हैं, अभी हम दोष आपको बताएंगे, इसमें 2 तरह के दोष हैं। आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, चरा दृष्टि दोष, वर्णांधता हम लोग पढ़ेंगे। यानी जितने हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कई किताबों से छांट के उसको मैंने बनाया है, और आप देखिएगा किसी एक किताब से उन सारे बिंदुओं को आप नहीं पाएंगे। 10वां बिंदु है पीत बिंदु। अब देखिए पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच में स्थित, रेटिना जो होता है, रेटिना के एकदम मध्य में बीचों बीच में स्थित पीला भाग होता है। पीला भाग जहां पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। यानी जो रेटिना होता है, रेटिना यानी सर्कल के आकार का है, तो उसमें जो आप समझिए कि ऐसे है, तो उसका ये जो मिड पोजीशन है, समझिएगा उस मिड पोजीशन में एक आपका पीत बिंदु है, और जिस पे वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, उसे ही हम पीत बिंदु कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेटिना के बीचों बीच में स्थित वह भाग, वह बिंदु जिस पे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसे ही हम पीत बिंदु कहते हैं। अब देखिए 11वां और अंतिम बिंदु है अंध बिंदु। देखिए एक ये गुजारिश है, आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके अगर आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा किसी तरह के। केवल आप वीडियो को पूरा देखें, जाने उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं, देखिए ये भी रेटिना के ही भाग, रेटिना है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और जिस भाग पे बनता है वह हमारा पीत बिंदु होता है। और जो दृष्टि तंत्रिकाएं और रेटिना को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क को, देखिए दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा उस स्थान पर प्रकाश की सुग्राहिता भी शून्य होती है। यानी वो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होती है, यानी प्रकाश को आसानी से ऑब्जर्व करने वाली नहीं होती है। तो इसलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। यानी वहां पर जब प्रकाश की सुग्राहिता ही नहीं, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं, तो वहां पे आपको कोई मतलब नहीं है। एक बिंदु ये छूट गया था जिसे लास्ट में मैंने नोट में लिखा है। देखिए नेत्र लेंस में होना चाहिए। नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के बीच में स्थित होता है, उसे सिलियरी पेशी कहते हैं या सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, क्योंकि इसकी जिक्र मैंने आपसे जब उसको पढ़ाया तभी किया था। इस तरह से जो 11 बिंदु हैं, उन 11 बिंदुओं को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक को मत भूलिएगा, ट्रिक यदि याद कर रहे किए रहेंगे तो आसानी से ज़्यादा मतलब कभी भी नहीं भूलेगा वह 11 बिंदु कौन है, आसानी से याद कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो भी साथी हैं वो भी इस ट्रिक को जाने और आसानी से मानव नेत्र के हर एक बिंदु को अपनी कमांड में करें। इसके बाद से मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा दृष्टि दोष। शायद आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार इसे भी देखिएगा कि क्या अंतर है। दृष्टि दोष
पूरी डिटेल मतलब क्या क्या बिंदु उसमें हो सकते हैं उस सारे बिंदुओं को मैंने इंक्लूड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।